कोरोना पर इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र के पालघर से, जहां एक स्कूल के 51 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद मच गया हंगामा। बताया गया कि स्कूल के कुछ टीचर्स भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो ये 51 छात्र जो कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और बताया जा रहा है कि टीचर भी पॉजिटिव है। कोरोना का बढ़ता खतरा और इस सब के बीच ये बड़ी खबर पालघर से, जहां 51 छात्र और टीचर पॉजिटिव मिले हैं। लगातार महाराष्ट्र के कई जिले, आपको बता दें 8 जिले ऐसे हैं महाराष्ट्र के जहां सबसे ज्यादा केसेस पाए गए हैं। और इस सब के बीच पालघर से जो बड़ी खबर आ रही है उसके मुताबिक 51 छात्र और टीचर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। लगातार सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कई जगहों पर लॉकडाउन लगा दिया गया है। तो इस सब के बीच कहीं आंशिक लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। और ये बड़ी खबर इस वक्त की पालघर से, जहां पर 51 छात्र और टीचर मिले हैं कोरोना पॉजिटिव। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते हुए केस को देखते हुए अकोला में भी आज रात से लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। अकोला में 15 मार्च सुबह 6 बजे तक यह लॉकडाउन रहेगा। हालांकि इस दौरान जरूरी सेवाओं को रहेगी छूट। वहीं परभणी में भी आज रात 12 बजे से फिर से लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। लोगों से अपील की जा रही है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग हो, मास्क लगाएं और जो सरकार नियम बना रही है उसका पालन करें। सार्वजनिक कार्यक्रम में भीड़ न जमा हो, शादियों में लोग भीड़ न जमा करें, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लोग उसका पालन नहीं कर रहे हैं। मास्क न लगाने के पैसे वसूले जा रहे हैं, जिसके कारण कई जिलों में लॉकडाउन लगाना पड़ा है। आज रात से मैं जहां का पालक मंत्री हूं, परभणी में भी 12 बजे से लॉकडाउन लगेगा, सोमवार सुबह 6 बजे तक। कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित रहे महाराष्ट्र पर एक बार फिर से लॉकडाउन का खतरा मंडराने लगा है। ऐसा इसलिए क्योंकि देश भर में जितने भी कोरोना के मरीज सामने आए हैं उनमें आधे से ज्यादा मरीज अकेले महाराष्ट्र में मिले हैं। देश में पिछले 24 घंटों में 23,000 से ज्यादा कोरोना के केस सामने आए और 13,000 से ज्यादा मरीज अकेले महाराष्ट्र से हैं। ऐसे में राज्य में फिर से लॉकडाउन लगाने की आशंका बढ़ती जा रही है। खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने यह कहा है कि अगले 2 से 3 दिनों में राज्य के कुछ और इलाकों में लॉकडाउन लगाने का फैसला किया जा सकता है। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए नागपुर शहर में 15 मार्च से 21 मार्च तक के लिए लॉकडाउन लागू कर दिया गया। इसके बाद कोरोना को रोकने के लिए प्रशासन ने नागपुर ग्रामीण में भी 21 मार्च तक के लिए लॉकडाउन लगा दिया। और इसी तरह औरंगाबाद में 4 जुलाई तक आंशिक लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन वहां हफ्ते के आखिरी 2 दिन यानी शनिवार और रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। लॉकडाऊन करावं लागेल आणि म्हणून माझी पुन्हा एकदा विनंती आहे की एकतर लसीकरण करून घ्या आणि बाहेर अनावश्यक गर्दी टाळा। हमारे साथ यहाँ पर यूडी मिनिस्टर एकनाथ शिंदे हैं। सर, जिस तरीके से लॉकडाउन को लेकर के लगातार धीरे धीरे अलग अलग जगहों पर नियम स्ट्रिक्ट किए जा रहे हैं, कैसे देखते हैं और क्या लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं? कोरोना का जो हम लोग देख रहे हैं जो बढ़ रहे हैं नंबर्स, ये बहुत ही चिंताजनक बात है। और निश्चित रूप से संभाजी नगर में आंशिक लॉकडाउन किया हुआ है और लोगों ने भी इसका ख्याल रखना चाहिए। लोगों ने भी जो सूचना मुख्यमंत्री दे रहे हैं उसका पालन करने की आवश्यकता है और निश्चित रूप से ये चिंता की बात है। मुंबई के भीतर जिस तरीके से ट्रेन हैं या फिर ऐसे जगह हैं जहां पर ज़्यादा तौर पर भीड़ इकट्ठा हो रही है, उन सारी जगहों के लिए क्या ट्रेनों को बंद करने पर फैसला ले सकती है सरकार या फिर भीड़ भरी जगहों को कुछ डाइवर्ट करने को लेकर? नहीं, ऐसा कोई भी निर्णय सरकार ने सोचा नहीं है, लेकिन लोगों ने भी सरकार जो सूचना दे रही है उसका पालन करने की आवश्यकता है। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं और इसे देखते हुए मुंबई, पुणे, नागपुर समेत कई दूसरे शहरों में प्रशासन ने सख्ती को भी बढ़ाना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में म्युनिसिपल कमिश्नर, कलेक्टर समेत कई और दूसरे अधिकारी खुद सड़कों पर उतरे और लोगों को मास्क लगाने और कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन करने की नसीहत दी। इस दौरान ये अधिकारी कई दुकानों पर भी गए और वहां मास्क, सैनिटाइजर जैसी चीजों की पड़ताल भी की। सड़क पर भी जो बिना मास्क के दिखाई दिया उसे अधिकारियों ने टोका और जुर्माना भी लगा दिया। ना वजह घर से बाहर नहीं निकलिए, भीड़ नहीं करिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए। ये पिछले 1 साल से बताया जा रहा है, लेकिन लोग मास्क पहनते नहीं हैं और अनावश्यक भीड़ करते दिखते हैं, तो अब इनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। ऑटो रिक्शा में अगर बिना मास्क के लोग दिखाई पड़ेंगे तो फिर ऑटो रिक्शा सीज करने की कार्रवाई होगी, आईपीसी में गुना दाखिल किया जाएगा। उसी तरह जो लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं उन पर दंड करना चालू है और तेज़ी से इसको दंड को आगे बढ़ाया जाएगा।
उधर पंजाब में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए राज्य सरकार ने वहां के 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। वहां रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक ये नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है। जिन 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है उनमें पटियाला, जालंधर, कपूरथला, नवाशहर, होशियारपुर, लुधियाना, मोहाली और फतेहगढ़ साहिब शामिल हैं। जिन 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। नाइट कर्फ्यू एटलीस्ट अगले 10-15 डेज ਲਈ लगा दिए बहुत। हाँ आज तो 11 तो 5 रात ਨੂੰ। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों ने एक बार फिर से केंद्र सरकार की चिंता को बढ़ा दिया है। देश में इस वक्त 10 जिले ऐसे हैं जहां कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और खास बात यह कि कोरोना की इस नई लहर ने एक बार फिर महाराष्ट्र को बुरी तरह अपने शिकंजे में कसना शुरू कर दिया है और यही वजह कि सरकार की तरफ से कोरोना गाइडलाइंस की अनदेखी न करने के निर्देश दे दिए गए हैं। डराने लगा है कोरोना। 24 घंटे में करीब 23,000 मरीज। महाराष्ट्र में चिंताजनक हालात। 10 जिलों में बेकाबू हुआ वायरस। जरा सी लापरवाही ने एक बार फिर देश में कोरोना को पांव पसारने का मौका दे दिया है। देश के कई शहरों से कोरोना के जो आंकड़े आ रहे हैं वो बेहद डराने वाले हैं, क्योंकि कोरोना एक बार फिर अपनी चेन बनाते दिखाई देने लगा है। सबसे पहले आपको उन 10 शहरों की तस्वीर दिखाते हैं जहां वायरस ने एक बार फिर सिस्टम के सामने चुनौतियां पेश कर दी हैं। पुणे, नागपुर, ठाणे, मुंबई, अमरावती, जलगांव, नासिक, औरंगाबाद, ये देश के नक्शे की वो तस्वीर है जहां वायरस की नई लहर मुसीबत का सबब बन गई है। We are very worried about Maharashtra. Across several districts of Maharashtra, you saw their names, and as we came in, we learned that there is a strict lockdown being imposed in Nagpur in particular. So we are reaching a situation where those approaches are being brought back. It's a very serious matter. हैरानी इस बात की है कि देश के जिन 10 शहरों में कोरोना की लहर बेकाबू हो रही है उनमें से 8 शहर अकेले महाराष्ट्र के हैं। यानी महाराष्ट्र एक बार फिर कोरोना का एपिसेंटर बनता जा रहा है। महाराष्ट्र से आए कोरोना के आंकड़े भी बता रहे हैं कि कोरोना के नियमों की अनदेखी राज्य पर किस कदर भारी पड़ रही है। बीते 24 घंटों में कोरोना के 14,000 से ज्यादा केस। बीते 24 घंटों में राज्य में कोरोना से 47 लोगों की मौत। मुंबई में कोरोना के केस 1500 के पार। पुणे में भी कोरोना के मरीजों की संख्या में इजाफा। नागपुर में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से लॉकडाउन। 15 मार्च से 21 मार्च तक लॉकडाउन। औरंगाबाद में आंशिक लॉकडाउन। 11 मार्च से 4 अप्रैल तक औरंगाबाद में आंशिक लॉकडाउन। शनिवार और रविवार को पूर्ण लॉकडाउन। औरंगाबाद में आंशिक लॉकडाउन की सबसे बड़ी वजह यही है कि यहाँ कोरोना के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। यही वजह है कि प्रशासन सड़कों पर लगातार लोगों से कोरोना गाइडलाइन पालन करने के निर्देश दे रहा है। डेली के 500-550 पेशेंट पॉजिटिव आ रहे हैं, बराबर है ना। और इसीलिए बड़ी तादाद में, जैसा पहले रिकॉर्ड ब्रेक, अभी कल तो मैं सुना कि एक दिन में इतना मरीजों की संख्या बढ़ गई कोरोना पॉजिटिव की। इसलिए ये जो प्रशासन ने निर्णय लिया है लोगों की, आम जनता के हित के लिए लिया है। तो मैं अभी आपके माध्यम से, आपके द्वारा सभी से गुजारिश करता हूँ कि भैया जो भी गाइडलाइंस है उसका आप तंतोतंत पालन करिए। औरंगाबाद में पुलिस प्रशासन का साफ कहना है कि लोगों की लापरवाही की वजह से ही कोरोना बेकाबू हो रहा है। इसीलिए जरूरी है कि उन नियमों का पालन किया जाए जिनकी हिदायत बीते 1 साल से दी जा रही है। बहुत बार पहले बोल चुके हैं कि ये कोरोना का फैलाव जो रोकना का हमारे सबके हाथ में है। सड़क पर लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, लोग पार्टियां कर रहे हैं और बड़े बड़े शादी में हज़ारों लोग आ रहे हैं। तो जितने लोग हैं एक बार घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क पहनिए और बिना वजह घर से बाहर नहीं निकलिए, भीड़ नहीं करिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए।
उधर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर लोगों से इस बात की अपील की है कि कोरोना के नियमों का पालन करें और अगर ऐसा नहीं हुआ तो बाकी जिलों में भी लॉकडाउन लगाया जा सकता है। लॉकडाऊन करावं लागेल आणि म्हणून माझी पुन्हा एकदा विनंती आहे की एकतर लसीकरण करून घ्या आणि बाहेर अनावश्यक गर्दी टाळा। असल में महाराष्ट्र सरकार की चिंता यूं ही नहीं है। मुंबई के गिरगांव चौपाटी से आई ये तस्वीरें बताती हैं कि कैसे लोग कोरोना की दहशत को भूल चुके हैं। ना लोग मास्क लगा रहे हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। हालांकि बीएमसी की टीम लोगों के खिलाफ कार्रवाई तो जरूर कर रही है, लेकिन हर एक को समझाना भी नामुमकिन है। महाराष्ट्र में फिर एक बार कोरोना के आंकड़े बढ़ने लगे हैं। कई जगहों पर, कई जिलों में आंशिक तौर पर लॉकडाउन भी हुआ है, नाइट कर्फ्यू हुआ है। इस समय हम खड़े हैं मुंबई के गिरगांव चौपाटी पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में भीड़ यहां पर आपको लोगों की नज़र आ रही है। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां यहां पर उड़ रही हैं। कई लोग इसमें ऐसे भी हैं जिन्होंने मास्क नहीं लगाया है। हालांकि बीएमसी की टीम यहां पर खड़ी है, लोगों पर कार्रवाई कर रही है। जो लोगों ने मास्क नहीं लगाया, ऐसे लोगों से दंड वसूला जा रहा है। ऐसे ही बीएमसी के अधिकारी हमारे साथ हैं। मैडम, मुख्यमंत्री ने आह्वान किया है, उसके बाद क्या लोगों का प्रतिसाद है? क्या लोग मास्क पहन रहे हैं? नहीं सर, नहीं पहन रहे, मास्क नहीं पहन रहे। उधर दिल्ली में भी कोरोना वायरस की दहशत एक बार फिर लौट आई है। बीते 2 महीनों में पहली बार ऐसा हो रहा है जब दिल्ली में 400 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं। 11 मार्च को दिल्ली में कोरोना के 409 मरीज दर्ज किए गए। इससे पहले 8 जनवरी को दिल्ली में 444 कोरोना के केस रिकॉर्ड किए गए थे। इसी के साथ दिल्ली में सक्रिय मरीजों की संख्या एक बार फिर 2000 के पार जा पहुंची है। 11 मार्च को दिल्ली में सक्रिय मरीज 2020 हो गए, जबकि 22 जनवरी को दिल्ली में सक्रिय मरीज 2060 दर्ज किए गए थे। इतना ही नहीं, होम आइसोलेशन का आंकड़ा भी 1000 को पार कर 1028 पर पहुंच गया है। देश में कोरोना के लगातार बढ़ते ये मामले उस लापरवाही की ओर इशारा कर रहे हैं जिसके बारे में पहले भी चेतावनी दी जा चुकी है। यही वजह है कि कोरोना गाइडलाइंस की अनदेखी करने वालों के खिलाफ न सिर्फ सख्ती अपनाई जा रही है, बल्कि लोगों से इस बात की अपील भी की जा रही है कि कोरोना को हल्के में लेने की जरूरत हरगिज नहीं है, क्योंकि इसकी वापसी पहले से ज्यादा घातक साबित हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में आजादी के अमृत महोत्सव की आज शुरुआत की, जिसके तहत 75 हफ्तों तक देश भर में 75 जगहों पर अलग अलग कार्यक्रम किए जाएंगे। महोत्सव की शुरुआत करने के साथ ही पीएम ने दांडी यात्रा को झंडा दिखाकर भी रवाना किया। साबरमती आश्रम से करीब 300 किलोमीटर की इस यात्रा में कई केंद्रीय मंत्री भी पैदल चलेंगे। आज ही के दिन 91 साल पहले महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा की शुरुआत की थी और नमक कानून तोड़ा था। यही वजह है कि पीएम ने दांडी यात्रा को रवाना करने से पहले भारत के लोगों के लिए नमक का महत्व भी समझाया और आत्मनिर्भर भारत की मुहिम को कामयाब बनाने में सहयोग की अपील भी की। महोत्सव की शुरुआत करने से पहले पीएम ने आजादी के अमृत महोत्सव पर बनी वेबसाइट भी लॉन्च की। महोत्सव की शुरुआत करने के लिए अहमदाबाद पहुंचने पर प्रधानमंत्री ने सबसे पहले साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी को नमन किया। उन्होंने विजिटर्स बुक में संदेश भी लिखा, जिसमें उन्होंने अमृत महोत्सव को भारत के स्वतंत्रता संग्राम को देशवासियों की ओर से दी जा रही कार्यांजलि बताया। हमारे यहां नमक को कभी उसकी कीमत से नहीं आंका गया। हमारे यहां नमक का मतलब है ईमानदारी। हमारे यहां नमक का मतलब है विश्वास। हमारे यहां नमक का मतलब है वफादारी। हम आज भी कहते हैं कि हमने देश का नमक खाया है। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि नमक कोई बहुत कीमती चीज है, ऐसा इसलिए क्योंकि नमक हमारे यहां श्रम और समानता का प्रतीक है। भारत की आत्मनिर्भरता से ओतप्रोत हमारी विकास यात्रा पूरी दुनिया की विकास यात्रा को गति देने वाली है। कोरोना काल में यह हमारे सामने प्रत्यक्ष सिद्ध भी हो रहा है। मानवता को महामारी के संकट से बाहर निकालने में, वैक्सीन निर्माण में भारत की आत्मनिर्भरता का आज पूरी दुनिया को लाभ मिल रहा है। आज भारत के पास वैक्सीन का सामर्थ्य है,
तो वसुधैव कुटुंबकम के भाव से हम सबके दुख दूर करने में काम आ रहे हैं। हमने दुख किसी को नहीं दिया, लेकिन दूसरों का दुख कम करने में खुद को खपा रहे हैं। यही भारत का आदर्श है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के अमृत महोत्सव के मायने भी समझाए। आजादी का अमृत महोत्सव यानी आजादी की ऊर्जा का अमृत। आजादी का अमृत महोत्सव यानी स्वाधीनता सेनानियों से प्रेरणाओं का अमृत। आजादी का अमृत महोत्सव यानी नए विचारों का अमृत, नए संकल्पों का अमृत। आजादी का अमृत महोत्सव यानी आत्मनिर्भरता का अमृत। और इसलिए ये महोत्सव राष्ट्र के जागरण का महोत्सव है। ये महोत्सव सुराज्य के सपने को पूरा करने का महोत्सव है। ये महोत्सव वैश्विक शांति का, विकास का महोत्सव है। गृहमंत्री अमित शाह ने भी लोगों से आजादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत पर आत्मनिर्भर भारत की मुहिम को कामयाब बनाने की अपील की। उन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए क्या लिखा, आइए आपको दिखाते हैं। उन्होंने लिखा, मेरा मानना है कि स्वदेशी वस्तुएं, विशेषकर खादी, हमें अपनी संस्कृति, संस्कार और जड़ों से जुड़े रहने में अहम भूमिका निभाती है। मोदी जी द्वारा स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के शुभारंभ पर आइए हम सभी भारत में बनी वस्तुओं के उपयोग का प्रण लें और देश को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल के आह्वान पर मैंने भी निकट के खादी भंडार से एक अंगवस्त्र और डायरी खरीदी। मैं देशवासियों से अपील करता हूं कि आप भी मोदी जी की इस अपील में सहभागी बने और अपने आसपास से खरीदी स्वदेशी वस्तु को वोकल फॉर लोकल हैशटैग के साथ साझा करें। और अब बात पश्चिम बंगाल की सियासत की। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में जय श्री राम के जयकारे आज जमकर गूंजे। मौका था टीएमसी से बीजेपी में आए शुवेंदु अधिकारी के नामांकन का। इस मौके पर नंदीग्राम में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। शुवेंदु के नामांकन के लिए खासतौर से केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और स्मृति ईरानी पहुंचे थे। नामांकन से पहले हल्दिया में शुवेंदु अधिकारी ने रोड शो और रैली भी की, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान और स्मृति ईरानी भी शामिल हुए। इस रैली में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे लगाए। जैसे ही शुवेंदु ने मंच पर भाषण दिया, उनके समर्थक जय श्री राम के नारे लगाने लगे। धर्मेंद्र प्रधान और स्मृति ईरानी ने तो अपने भाषण के आखिर में जय श्री राम के नारे जोर शोर से लगाए। नामांकन के बाद शुवेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम को अपनी जमीन बताते हुए ममता बनर्जी को हराने का दावा भी किया। उन्होंने भवानीपुर सीट छोड़ने के लिए भी ममता को लिया निशाने पर। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रत्याशी नंदीग्राम से शुवेंदु अधिकारी जी। शुवेंदु जी, नंदीग्राम में पूरा घमासान मचा हुआ है। आपने ममता बनर्जी को चुनौती दी, वो यहाँ पर आ गई। अब आप धर्म युद्ध की बात कर रहे हैं, वो मंदिर मंदिर जाना शुरू कर रहे हैं। क्या रणनीति देखी है ममता बनर्जी की? मंदिर मंच, ये तो पॉलिटिकल बैटल है। भवानीपुर चुनाव क्षेत्रों में अपनी पॉपुलैरिटी डिक्रीज हो गया। अपनी खुद जो बूथ में बनर्जी फैमिली वोट डालता है, उसमें बीजेपी का लीड है। लास्ट पार्लियामेंट इलेक्शन में भवानीपुर में काम नहीं किया, इसलिए इधर भाग के आए। इधर भी हारने वाला है। आई एम कॉन्फिडेंट 200% कर। उनकी चोट लगी है, इशारा उनका बीजेपी की तरफ है। लेकिन एक मूवी की क्लिप ऐसी मिली है जिसमें पूरी रणनीति इसी तरह से दिखाई है कि नेता का एक्सीडेंट होता है, वो व्हील चेयर पर जाता है और 10 तारीख उसमें आती है। बीजेपी बंगाल ने वो क्लिप ट्वीट भी की है। मैं कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं बीजेपी का अनुशासित सिपाही हूँ। एक तो कैलाश विजयवर्गीय जी, हम पार्टी के महामंत्री एवं बंगाल प्रभारी, उन्होंने पार्टी की ओर से स्टेटमेंट दिया। वो हम सब लोग का स्टेटमेंट है। समीक भट्टाचार्य जी स्पोक्स पर्सन है स्टेट का, उन्होंने डेली बोल रहा है, हर रोज बोल रहा है। उसका स्टेटमेंट पार्टी की ओर से हो रहा है। मेरा कोई इंडिविजुअल ओपिनियन नहीं है। इसमें ज्यादा इम्पोर्टेंट आप लोग मीडिया वाले दे रहा है, ये पब्लिक इसमें इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है। मैं भी नहीं दे रहा। तो क्या हरा पाएंगे ममता बनर्जी को? हाँ, 200% मेरा जमीन है।
इनका जमीन है, शुभेंदु अधिकारी का कहना है वो 200% ममता बनर्जी को रहेंगे। कैमरामैन चंदन के साथ यतेंद्र शर्मा, हल्दिया, न्यूज़ 18 इंडिया। उधर शुभेंदु अधिकारी के समर्थन में हल्दिया पहुंची स्मृति ईरानी ने नंदीग्राम से इस बार बीजेपी की जीत का भरोसा जताया और साथ ही उन्होंने ममता सरकार पर जमकर बोला हमला। কোন মেয়েকে ভোট দিতে হবে দিদি? কোন টিমে? যে একটা 80 বছরের মাকে মেরে মেরে একাকার করে দেয় এই মেয়ে? किस মেয়ে को वोट देना है दीदी? যে বিজেপি লোকেদেরকে মেরে ওদেরকে গাছে ঝুলিয়ে দেয়, মাথায় ঝুলিয়ে দেয়, ওই মেয়েকে ভোট দিতে হবে। কোন মেয়েকে ভোট দিব? যে মা দুর্গার মূর্তি বিসর্জন হতে দেয় না আর নন্দীগ্রাম এসে ভোটের জন্য চণ্ডী পাঠ করছে। তাই বলছে দিদি খেলা হবে। उधर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के नेता धर्मेंद्र प्रधान ने ममता पर जोरदार हमला किया और कहा कि ममता ने बंगाल के लोगों को निराश किया है, लोग उन्हें जरूर जवाब देंगे। सुनिए क्या कहा। एक मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप आप ममता बनर्जी पर लगाते हो, लेकिन उसकी काट के लिए वो मंदिर मंदिर जा रही हैं, मंच पर चंडी पाठ कर रही हैं। क्या लग रहा है ममता बनर्जी अब बदल गई हैं, अब सच में उनकी सियासत खतरे में? कोई बदलाव नहीं होता है, ये घबराहट के लक्षण है। घबराहट में आदमी अपनी असलियत दिखाता है, मौका परस्तों को जनता ठीक से पहचानती है। जय श्री राम। एक अंतिम सवाल, जो शुभेंदु अधिकारी की कह रही है जमानत जब्त करा देंगी ममता बनर्जी? देखो 1 तारीख को वोट होगा, 2 मई को जब रिजल्ट आएगी तब सब स्पष्ट हो जाएगा। चलिए, ये है धर्मेंद्र प्रधान, कैबिनेट मिनिस्टर, जिनका साफ तौर पर कहना जय श्री राम का नारा लगाते हुए कि 1 तारीख जब रिजल्ट आएगा 2 तारीख को तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और जहां तक ममता बनर्जी के मंदिरों में जाने की बात है तो वो उनकी घबराहट साफ दिखाई देती है। कैमरामैन चंदन के साथ यतेंद्र शर्मा, मिदनापुर, न्यूज़ 18 इंडिया। नंदीग्राम में ममता बनर्जी के सामने लड़ रहे बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ने आज नंदीग्राम सीट से नामांकन दाखिल कर दिया और इस बार उन्होंने बतौर बीजेपी प्रत्याशी नामांकन भरा है। हल्दिया के एसडीएम दफ्तर में उन्होंने नामांकन किया। इसके पहले शुभेंदु अधिकारी ने हल्दिया में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के साथ रोड शो भी किया। हल्दिया में रोड शो किया, उसके पहले उन्होंने एक रैली को भी संबोधित किया और अपनी जीत का दावा किया। इससे पहले 10 मार्च को टीएमसी उम्मीदवार ममता बनर्जी यहां से नामांकन दाखिल कर चुकी हैं। नंदीग्राम में दूसरे चरण में 1 अप्रैल को वोट पड़ेंगे। वहीं ममता की चोट के मामले में सियासी घमासान लगातार जारी है। टीएमसी ने एक वीडियो का हवाला देते हुए चोट की साजिश बताया, जिस पर बीजेपी की ओर से समीक भट्टाचार्य ने पलटवार किया है। बंगाली फिल्म का डायलॉग है, ये कोई बना बनाया चीज नहीं है, ये वायरल है अभी। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये तो चलते हैं सोशल मीडिया में। मैं सोशल मीडिया में नहीं हूँ, मेरा कोई फेसबुक हैंडल नहीं करता, लेकिन ये पूरा सभी का पास ये वीडियो पहुंच गया, तो बीजेपी तोड़ोगी है। लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने एक वीडियो ट्वीट किया जिसमें दिखाया उन्होंने, ये मैं वीडियो दिखा सकता हूँ, जिसमें वो व्हील चेयर पर खेला हो गए, इस तरह का ट्वीट किया उन्होंने तृणमूल कांग्रेस ने। हाँ, तृणमूल कांग्रेस ने जो ट्वीट किया ये वाला, वो तो खेला होवे और देश के प्रधानमंत्री बोलकर चले गए, ये खेला शेष होवे, ये वाला वीडियो उन्होंने ट्वीट किया। ठीक है, इस पे क्या आपका कहना है? कुछ कहना नहीं है, जो जी चाहे कर ले, जो जी चाहे उसको कर ले। पश्चिम बंगाल की जनता ने ये ठान लिया, किसी भी कीमत से, किसी भी हालत में वो इस सरकार को दोबारा सत्ता में नहीं लाएंगे। 200 से अधिक सीट लेकर के बीजेपी सरकार बना रहे हैं। पश्चिम बंगाल के सबसे बड़े सियासी संग्राम की शुरुआत नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी के नामांकन भरने के साथ हो चुकी है शुरू। इससे पहले 10 मार्च को ममता ने भी अपना नामांकन दाखिल किया था, जिसके बाद आज से ममता और शुभेंदु आमने सामने हैं और दोनों की सीधी टक्कर हो चुकी है शुरू। शुभेंदु अधिकारी ने अपने नामांकन से पहले एक रैली की और बाजे गाजे के साथ पर्चा भरने पहुंचे। इस दौरान उनके साथ 2 बड़े नेता स्मृति ईरानी और धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे। नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी ने भरा पर्चा।
शुवेंदु की सीएम ममता बनर्जी से सीधी टक्कर। नामांकन से पहले मंदिरों के दर्शन और रोड शो। भारी भीड़, पोस्टरों से पटे शहर। नारों और बाजे गाजे के बीच शुवेंदु अधिकारी ने बतौर बीजेपी उम्मीदवार नंदीग्राम में अपनी चुनावी जंग का शंखनाद कर दिया। नामांकन के मौके को शुवेंदु ने अपने शक्ति प्रदर्शन के अवसर में भी बदल दिया। यहाँ पर निकल चुके हैं इस वक्त शुवेंदु अधिकारी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं राजबागों के साथ हजारों की तादाद में जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो शामिल हुए हैं शुवेंदु अधिकारी के साथ। मैं जरा पीछे की तस्वीर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर पीछे की तस्वीर आइए, यहाँ पर देखिए शुवेंदु अधिकारी लगातार पदयात्रा कर रहे हैं। यहाँ पर तस्वीरों में देखिए शुवेंदु अधिकारी पदयात्रा कर रहे हैं शुवेंदु अधिकारी पर, और शुवेंदु अधिकारी के साथ स्मृति ईरानी, धर्मेंद्र प्रधान और वो नेता हैं यहाँ पर। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। माहौल का असर शुवेंदु अधिकारी की पदयात्रा में साफ साफ नजर आया। पदयात्रा में शामिल कार्यकर्ता न केवल भगवा रंग में रंगे दिखे, बल्कि उनका जोश भी हिलोरे मारता दिखा। जाहिर है शुवेंदु ने स्थानीय लोगों के बीच ये संदेश देने की कोशिश की कि इस बार वो टीएमसी नहीं बीजेपी के उम्मीदवार हैं। आज से इस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश है और बीजेपी कार्यकर्ता लगातार शुवेंदु अधिकारी और अन्य दो उम्मीदवारों के नॉमिनेशन प्रक्रिया में लगातार इस तरीके से रैली निकाला जा रहा है। 500 मीटर का ये रैली है। पर्चा भरने के लिए हल्दिया पहुंचे शुवेंदु अधिकारी ने पदयात्रा की तो उनके साथ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और धर्मेंद्र प्रधान के साथ ही बीजेपी के कई कद्दावर नेता नजर आए। शुवेंदु ने दावा किया कि जनता के आशीर्वाद से उनकी जीत तय है। ये जनता जनार्दन का आशीर्वाद का उम्मीद करता हूँ। मेरा पूरा विश्वास है जनता इस बार भाजपा का साथ देगा और मोदी जी का दर्शन और बंगाल में असली परिवर्तन के लिए जनता इस बार भाजपा को ही लाएगा। टॉप कंपटीशन की सवाल ही नहीं है। भाजपा ने 2019 में 18 पार्लियामेंट सीट जीता। इस बार भारी अंतर से अच्छा सीट लेकर एक मजबूत सरकार बनाएगी। नामांकन के मौके पर शुवेंदु अधिकारी ने एक जनसभा को संबोधित किया। चूंकि नंदीग्राम में उनका सीधा मुकाबला ममता बनर्जी से है, इसलिए उनके निशाने पर मुख्यमंत्री ही रही। चूंकि इससे पहले शुवेंदु अधिकारी टीएमसी में थे और टीएमसी से ही वो विधायक बने थे, इसलिए उन्होंने जनता को पार्टी छोड़ने की वजह भी बताई। বারে বারে আমরা বলেছি যে তৃণমূল কংগ্রেস একটা প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিতে পরিণত হয়েছে এবং এর রাজনৈতিক বিশ্বাসযোগ্যতা পশ্চিমবঙ্গে শেষ হয়ে গেছে এবং এই একটি দলে তার নেত্রী এবং তার যে ভাইপো এর বাইরে বাকি কারোরই কোনো সম্মান নেই, মর্যাদা নেই, অধিকার নেই, কথা বলার জায়গা নেই, সিদ্ধান্তে নীতিতে অংশগ্রহণ করার সুযোগ নেই। हालांकि नामांकन के दिन की शुरुआत शुवेंदु ने मंदिरों में भगवान दर्शन से की। सुबह सुबह वो सबसे पहले सिंहवाहिनी मंदिर गए और उसके बाद जानकीनाथ मंदिर। जानकीनाथ मंदिर में तो उन्होंने हवन भी किया। समर्थकों के उत्साह से गदगद शुवेंदु अधिकारी ने अपनी जीत तक के दावे कर डाले और खुद को नंदीग्राम का बताया। इसके जरिए उन्होंने ममता को बाहरी उम्मीदवार बताने की कोशिश की। मैं भी नंदीग्राम का वोटर के नाते नॉमिनेशन कर रहा हूँ। मैं नंदीग्राम का वोटर के नाते ही नॉमिनेशन कर रहा हूँ। मेरा नाम नंदीग्राम के मैं उठा लिया। चूँकि नंदीग्राम में ममता के साथ ही बीजेपी की भी साख दांव पर लगी, इसलिए अब नंदीग्राम में ममता को बाहरी और शुवेंदु के स्थानीय होने के दावे शुरू हो गए हैं।
बंगाल में दीदी के नाम से मशहूर ममता ने भी खुद को अब बंगाल की बेटी बताना शुरू कर दिया है। इसलिए बीजेपी के नेता दीदी से बेटी बताने के ममता के दावे पर चोट करने लगे हैं। कौन मेके वोट दीते हमें दीदी? कौन टीमे? যে একটা 80 বছরের মাকে মেরে মেরে একাকার করে দেয় এই মেয়ে। किस মেয়ে को वोट देना है दीदी? যে বিজেপি লোকেদেরকে মেরে ওদেরকে গাছে ঝুলিয়ে দেয়, মাথায় ঝুলিয়ে দেয়, ওই মেয়েকে वोट দিতে হবে। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत सरकार का मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। 11 नए मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य मंत्रियों को शपथ दिलाएंगी। शपथ लेने वाले नेताओं में धन सिंह रावत, बंशीधर भगत, सतपाल महाराज, यशपाल आर्या और हरक सिंह रावत के नाम शामिल हैं। 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और अब उनके कैबिनेट का हो रहा है विस्तार। उनके कैबिनेट के विस्तार हो रहा है और इस सब के बीच जो खबर है वो ये कि 11 नए मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। जिन 11 नए चेहरों को जगह कैबिनेट में दी जा रही है उनमें धन सिंह रावत का नाम शामिल है, बंशीधर भगत, सतपाल महाराज, यशपाल आर्या और हरक सिंह रावत के नाम शामिल है। प्रियंका हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रियंका, क्या और जानकारी मिल पा रही है? ये बताया जा रहा है कि ज्यादातर जो त्रिवेंद्र सिंह रावत का कैबिनेट था उनके ही जो तमाम मंत्री थे वो रहेंगे। अभी तक जो नाम सामने आ रहे हैं वो बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट जो मदन कौशिक से पहले थे बंशीधर भगत, उनका नाम आ रहा है, सतपाल महाराज, हरक सिंह रावत, सुबोध उनियाल, यशपाल आर्य, धन सिंह रावत, बिशन सिंह चुफाल, अरविंद पांडे, गणेश जोशी, रेखा आर्या और यतीश्वरानंद स्वामी, ये जो है इनके नाम फिलहाल सामने आ रहे हैं। ये माना जा रहा है कि एक्सटेंशन ही है त्रिवेंद्र सिंह रावत का जो पूरा मंत्रिमंडल था। ऐसे में जो कयास लगाए जा रहे थे कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, क्योंकि 2017 के बाद ना चेंजेस हुए थे ना विस्तार हुआ था, तो ऐसे में ये कयास लगाए ही जा रहे थे। आज दिन में मदन कौशिक को उत्तराखंड बीजेपी की जिम्मेदारी सौंपी गई और तब से ये अटकलें तेज थी कि बंशीधर भगत जो कि स्टेट प्रेसिडेंट थे उनको मंत्रिमंडल मिलेगा और ये तमाम लिस्ट अभी 11 जो मंत्री बनेंगे उनके नाम अभी दर्शकों को हमने बताए। जी तो प्रियंका बता रही कि ज्यादातर कैबिनेट मंत्री वही बने रहेंगे जो त्रिवेंद्र सिंह रावत कैबिनेट में थे और अब तीरथ सिंह रावत कैबिनेट का विस्तार 11 नए चेहरे। लेकिन इसमें देखिए 11 नए चेहरों में कौन कौन है? बंशीधर भगत जो कि प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाल रहे थे, लेकिन अब मदन कौशिक को ये जिम्मा दे दिया गया, तो अब ये कहा जा रहा है कि बंशीधर भगत कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। सतपाल महाराज कांग्रेस से बीजेपी में आए, यशपाल आर्या, हरक सिंह रावत, ये वो नाम है जो कि कांग्रेस से बीजेपी में आए और अब उनको कैबिनेट में, तीरथ सिंह कैबिनेट में भी शामिल किया जा रहा है। टीवी पर चल रहा है एक अनोखा शो बायजूस यंग जीनियस। 13 मार्च को शाम 7 बजे न्यूज 18 इंडिया पर देखिए वो बच्चा जो दुनिया का सबसे छोटा तबला उस्ताद रह चुका है। मेरा नाम ऋतुराज पंड्या है, मैं 14 इयर्स का हूँ। मुझे तबला बजाना बहुत अच्छा लगता है और वही मेरा प्रोफेशन और पैशन है। I'd want to represent the Indian classical to the whole world. ये है यंग जीनियस, जिसकी उंगलियों का जादू देख लोग कह उठते हैं वाह छोटे उस्ताद वाह। ये है यंग जीनियस जिसने सिर्फ 2 साल की उम्र में ही बर्तन से धुन निकाल कर अपने आने वाले कल की आहट दे दी थी। ये है यंग जीनियस जिसने सिर्फ 3 साल की उम्र में ऑल इंडिया रेडियो में अपना पहला तबला परफॉर्मेंस दिया। वो 4 साल का हुआ तो दूरदर्शन में दिखा और 6 साल की उम्र में वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ गया, दुनिया का सबसे छोटा तबला वादक। नेटवर्क 18 पर एक अनोखा शो दंग करने वाले मुंबई के 13 साल के तबला वादक तृप्तराज पंड्या के साथ तबले का वो छोटा उस्ताद जो संगीत की कई कलाओं में पारंगत है, जिसकी ज़बान पर शास्त्रीय संगीत विराजमान है, जो ढोलक, हारमोनियम, कांगो और ड्रम्स भी बजाता है। जिसे 2019 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिल चुका है। आ रहा है